नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने इटली का एकीकरण पढ़ा, उसी प्रकार आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इटली का एकीकरण हमने पढ़ा सार्डिनिया राज्य के नेतृत्व में, उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण आपके पर्सा के नेतृत्व में हुआ है। और यदि हम बात करें इटली का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कावूर की, तो उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्यतः भूमिका किसकी है, आप देख सकते हैं बिस्मार्क की। तो सबसे अगर पहले क्वेश्चन आपका बने कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, तो आपको ध्यान रखना है वो है पर्सा। ठीक है, कि महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो ध्यान रखना बिस्मार्क ने निभाई थी। और आपको बता दें कि जब पेरिस की संधि हुई, उस समय जब ये पेरिस की संधि कब हुई, जब नेपोलियन का पतन हो गया। जिस प्रकार हमने इटली में पढ़ा था, तो जब नेपोलियन का पतन हो जाता है तो इस पेरिस संधि में जर्मनी के एकीकरण का विरोध किया गया और एक संघ की स्थापना की गई। कौन सा संघ? राइन संघ। इस राइन संघ की स्थापना की गई और ये राइन संघ शक्तिहीन था, इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। और ये किसके अधीन था? ये आपके ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था, क्योंकि जो राइन संघ है इसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बना और उसका उपाध्यक्ष पर्सा को बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करूं कि उस समय जर्मन डाइट क्या हुआ करती थी, ये समझौता कराने वाली एक संस्था है। ऐसा छोटा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रूप में भी बन सकता है। अगर आप ये ध्यान रखें कि उस समय जर्मनी 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे पहला आप उत्तरी भाग देखेंगे तो इसमें आपको पर्सा सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य, फिर सैक्सनी है, हनोवर है, फ्रैंकफर्ट है। मध्य में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइनलैंड, ये ध्यान रखना। और जो दक्षिण में है उसमें वोटेनबर्ग है, बवेरिया है, बादेन है, प्लेटिनेट है, हैंस डर्मस्टॉट है। अब मैं बात करूं कि जो 2 प्रमुख घटक हैं, भाई इटली का एकीकरण पढ़ा आपने, उसी प्रकार हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं। जर्मनी में बहुत सारी विषमता थी। विषमता होने के कारण क्या ये एक थे, लेकिन कुछ घटक ऐसे थे कि जर्मनी के सामाजिक आर्थिक धार्मिक विषमता होते हुए भी ये आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। और वो घटक कौन से हैं? वो हैं एक तो जर्मन डाइट, जिससे लोग जुड़े हुए थे, सलाहकारी संस्था, और एक आप ध्यान रखें पवित्र रोमन सम्राट। ठीक है, और मैं बता दूं इस पवित्र रोमन सम्राट 1806 में इसका पतन हो गया, तो अब जर्मनी को भय लगने लगा कोई बड़ी शक्तिशाली प्रभुत्वशाली शक्ति हमारे ऊपर शासन कर सकती है। ऐसा इनको भय होने लगा। किसको? जर्मनी वालों को। आपको क्या लगता है कि हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, क्या जर्मनी के एकीकरण में कोई बाधक तत्व नहीं होंगे? होंगे। तो कौन से बाधक तत्व होंगे, वो चर्चा करते हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक तत्व हैं, पहला है बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप, यानी बार बार बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता रहा है। कहाँ? जर्मनी में। दूसरी, ऑस्ट्रिया का सशक्त प्रभाव। आप देख सकते हैं अध्यक्ष कौन बना? ऑस्ट्रिया। इसका मतलब ऑस्ट्रिया का प्रभाव किस पर था? इस जर्मनी पर। जो जर्मनी का समाज है उसमें विषमताएं थी। विषमताएं मतलब भिन्नताएं थी, सामाजिक आर्थिक धार्मिक। अगर मैं धार्मिक रूप से बात करूं तो उत्तर में तो प्रोटेस्टेंट थे और दक्षिण में कैसे थे? कैथोलिक थे। आप देख सकते हैं ये विषमता थी। अगली मैं बात करूं, जो बौद्धिक चेतना होती थी वो आम लोगों में इसका अभाव देखा गया था। लेकिन कुछ विचारक हुआ करते थे जिनके माध्यम से एकीकरण की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, और वे थे स्टीन, हार्वर्ड, सानीहास्ट और हम्बोल्ट शिक्षा मंत्री हुआ करता था। तो ये इनके कारण थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद की भावना जगी, ताकि जर्मनी का यूनिफिकेशन कर सकते, एकीकरण कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हो सके तो इन चीज़ों को आप नोट भी जरूर करें। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि जालवरीन क्या है, यानी जालवरी का समझौता क्या है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जर्मनी के अंदर निःशुल्क वाणिज्य नीति का सिद्धांत लागू किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमा शुल्क जो है यही है आपका जालवरीन समझौता। आपको बता दें ये सबसे पहले 1819 में पहली बार स्वार्जबर्ग सौंदर्य राज्य से, यानी निःशुल्क सीमा शुल्क, जिससे क्या व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और ये आपको बता दें ये कम से कम 12 राज्यों को इसमें शामिल किया गया इस निःशुल्क सीमा शुल्क में। ठीक है, सीमाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, कैटलबी ने क्या कहा इस जालवरीन समझौते के बारे में? इसने कहा कि जालवरीन समझौते से
भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सीमा शुल्क ही घट जाएगा उससे क्या होगा, देश में जो आयात निर्यात अन्य राष्ट्रों से होगा इससे समझौता या ये संपर्क मिलता रहेगा। तो कैटलबी ने ठीक कहा है कि जालवरी समझौते से भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण के मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपको बता दें 1848 में आपको पता है एक फ्रांसीसी क्रांति, जैसे 1789 में हुई थी 1848 में भी हुई थी। तो 1848 फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रांस उसमें लग गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक है उसका भी पतन हो गया, और ये पतन होने के बाद फिर जर्मनी के वासियों ने क्या कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। और ये संघर्ष क्या, जर्मनी में जो निरंकुश शासक थे इनके विरुद्ध संघर्ष चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेटरनिक का पतन हो गया और सबसे ज़्यादा प्रभाव ऑस्ट्रिया का था, किस पर, जर्मनी पर। तो यहाँ पर इन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, फ्रैंकफर्ट अधिवेशन। ये एक स्थान है, वहाँ पर एक अधिवेशन बुलाया जाता है, कब, 1848 में मार्च में बुलाया जाता है। ये जर्मन वासियों ने एक राष्ट्रीय संसद बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, संविधान को तैयार करेंगे, ठीक है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए ये अधिवेशन बुलाया गया था, ध्यान रखना। और उसी समय पर्सा में औद्योगिक विकास हुआ। जो आपका रूर क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा कोयला और लोहा निकलने लगा, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हो जाता है जर्मनी में। उसी समय आपको बता दें विलियम फर्स्ट जर्मनी में जो पर्सा का क्षेत्र है वहाँ का शासक बनता है, और इसने बहुत ज़्यादा क्या किए, सैनिक सुधार किए। और सैनिक सुधार में इन्होंने एक युद्ध मंत्री रखा, और उस युद्ध मंत्री का नाम है वान रूल। क्या नाम है? वान रूल। और एक सेनापति रखा जिसका नाम है वाल्टके। क्या है? वाल्टके। और फिर मैं आपको बता दूं पीएम नियुक्त किया गया था, और पीएम का नाम था बिस्मार्क। और यहीं से हम प्रारंभ करेंगे जर्मनी का एकीकरण, इसी की सबसे ज़्यादा भूमिका है, ठीक है। और बिस्मार्क की एक बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंसेस। रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंसेस, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इसने कौन सी नीति अपनाई, लो एवं रक्त की नीति अपनाई। इन्होंने कहा ये प्रस्ताव वगैरह या भाषण वगैरह कुछ नहीं है, सीधा लो और रक्त की नीति बात करो। भारत में ये नीति किसने अपनाई थी? भारत में ये बलबन ने नीति अपनाई थी। और उससे पहले आपको बता दें कि बिस्मार्क ने भी ये नीति अपनाई, कौन सी, लो एवं रक्त की नीति। और भी जर्मनी के एकीकरण से संबंधित और भी तमाम जानकारी के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जर्मनी के एकीकरण में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका संधियों की है। किसकी है? संधियों की, यानी संधियों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आप पहले गेस्टाइन संधि पढ़ेंगे, फिर प्राग संधि, फिर फ्रैंकफर्ट की संधि, और इन सब की डेट इनको क्रम के अनुसार जमाओ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो गेस्टाइन की संधि हुई थी 14 अगस्त 1865 में। और आपको बता दें ऑस्ट्रिया से युद्ध का आधार तैयार करने के लिए डेनमार्क से युद्ध हुआ। तो आपको बता दें ये जो संधि हुई वो गेस्टाइन की संधि हुई। और कब हुई? ध्यान रखना, 14 अगस्त 1865। आप दूसरी संधि पढ़ते हैं, प्राग की संधि। ये प्राग की संधि हुई आपकी 23 अगस्त 1866 को। क्या उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य? तो जर्मन परिसंघ से ऑस्ट्रिया का निष्कासन करना। और ये संधि आपको पता, पहले युद्ध कौन सी घटना हुई? सैडोवा का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? सैडोवा का युद्ध हुआ। और संधि हुई कौन सी? प्राग संधि। कब हुई? 23 अगस्त 1866 में। क्या उद्देश्य? कि जो जर्मन का संघ है उससे हम ऑस्ट्रिया को निष्कासित कर देते, क्योंकि पहले अध्यक्ष ही बैठा था, उपाध्यक्ष पर्सा का क्षेत्र था, ठीक है। अगला देखिए, जो फ्रैंकफर्ट की संधि है ये आपको बताते हैं 26 अगस्त 1871 में, ठीक है। और इसमें क्या था, जर्मन राज्यों को उत्तरी जर्मन संघ में मिलाकर, जर्मन राज्य संघ में जो उत्तरी जर्मन संघ के राज्यों को मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। इससे पहले युद्ध किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। और फिर जो संधि हुई थी वो संधि आपकी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये संधियाँ बिल्कुल याद रखना, संधियों से सीधा क्वेश्चन बनता है। और इसी में आपको बता दूं कैटलबी ने क्या कहा, कैटलबी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम। अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टाइम। इसमें इसने कहा कि पर्सा एवं फ्रांस के युद्ध ने, पर्सा एवं फ्रांस का जो युद्ध हुआ उस युद्ध ने जर्मनी को, किसको? जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी बना दिया। ध्यान रखना, कौन सा युद्ध हुआ था? पर्सा एवं फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कहा जा रहा है। फिर एक महोदय आते हैं जिसका नाम है सीडी हेजान। क्या नाम है? सीडी हेजान। इसने भी एक पुस्तक लिखी, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। इन्होंने क्या कहा कि जो 1870 की लड़ाई है, और 1870 में कौन सी लड़ाई हुई थी? सेडान की लड़ाई। कौन सी युद्ध? सेडान की लड़ाई। इस युद्ध से क्या हुआ? इस युद्ध से इटली तथा जर्मनी दोनों देशों का एकीकरण पूर्ण हो गया।
क्या हो गया, एकीकरण पूर्ण हो गया और बर्लिन जर्मन संघ की राजधानी बना। जर्मन राजधानी आपको पता है बर्लिन है, तो बर्लिन जर्मन संघ की राजधानी बना और रोम जो है वो संयुक्त इटली की राजधानी बना। तो ये आपका था जर्मनी का एकीकरण। महत्वपूर्ण भूमिका यही ध्यान रखना, एक तो गेस्टाइन की संधि, एक प्राग संधि, एक फ्रैंकफर्ट की, ये संधि आपको ध्यान रखना। इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य इस संधि का यही था कि जर्मनी का एकीकरण करो, उत्तरी जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर जर्मन का क्या कर दो, एकीकरण कर दो। और मुझे पूर्णतः आशा है कि ये जो आपने इटली का एकीकरण पढ़ा उसी की भांति ये जर्मनी का एकीकरण है और आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ इसी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय जवान।